हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एग्रीकल्चर्स का एक सेगमेंट, एक टॉपिक जो मोटे अनाज से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ए टू जेड। मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, मोटे अनाज को हम क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं और तमाम समय में क्यों इसकी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक हमारा टॉपिक होगा क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास डाटा होंगे। हम डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे कि डाटा क्या है मोटे अनाज को लेकर के। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या स्टेप अब तक लिए गए हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अगर आप जोड़ करके देखेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पेपर थर्ड जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है, उस इकोनॉमिक्स के पोर्शन में इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल रहा है। और यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता, प्लस आप ये कह सकते हैं कि मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके जो है कि डिस्कशन करेंगे कि ये जो हमारा मोटा अनाज है क्यों बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो पहला जो हमारा पार्ट होगा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको हम समझने की ज़रूरत करेंगे। तो इसमें हम कुछ कैटेगरी बना लेते हैं, कुछ सेगमेंट बना लेते हैं, एक टॉपिक वाइज हम इसको जो है कि डिस्कशन करेंगे कि इसमें एक एनवायरमेंटल पॉइंट होगा कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से ये कितना इम्पोर्टेंट है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हेल्थ की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप इस तरीके से लेकर के आते हैं, जब तक कि वो इम्पोर्टेंस नहीं होती है कई स्तर पे और टाइम की डिमांड नहीं होती, तो उस पर बहुत ही अच्छा फोकस चाह के भी नहीं किया जा सकता और ना तो ग्राउंड लेवल पे कभी आ पाती है। तो वर्तमान समय में कुछ प्रॉब्लम है, हम चैलेंज भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो मोटा अनाज होता है, इस मोटे अनाज का इम्पोर्टेंट क्या है। तो मोटे अनाज के इम्पोर्टेंट में अगर आप बात देखेंगे तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितना है। तो एक टॉपिक वहां पे ये हो सकता है कि जो फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो मोटा अनाज है ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि सूखा प्रतिरोधी है। यानी एक ऐसे स्थान पे भी इसको जो है कि उगाया जा सकता है जहां पे आपका क्या है कि सूखा पड़ता है। अब सवाल इस बात का है कि भारत में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं और वहां पे आपका बारिश अच्छी नहीं होती है या तो फिर वहां पे सिंचाई की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। भारतीय किसान की समस्याओं में से एक समस्या आपको दिखेगी कि वो अच्छे ढंग से अपनी इरिगेशन सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए, गवर्नमेंट ने अभी तक उसको नहीं किया। अगर हमारे पास प्लान भी है तो हमने उसको जो है कि ग्राउंड लेवल पे अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि एक तो हमारी डिपेंडेंसीज है मानसून पे, और मानसून पे डिपेंडेंसीज होने की वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पानी वक्त से नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि मोटे अनाज की ओर मूव कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंस इसका एनवायरमेंटल कह सकते हैं कि जहां कहीं हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हरित क्रांति के बाद लिमिटेड हो गए कि हमारा जो मेन इशू है या फिर हमारा जो मेन फोकस है वो खाद्यान्न पे है, हमारा मेन फोकस जो है आपका गेहूं और चावल पे है, और हमने वहीं पे जो है कि अपने आप को फोकस रखा। इसकी वजह से जो हमारा फूड पैटर्न रहा है या एग्रीकल्चर का पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका क्रिएट हुई पंजाब के अंदर, जो आपको पता होगा कि उसकी फर्टिलिटी रेट भी कमजोर हुई, प्लस आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल वाटर जो था वो भी कमजोर हुआ। तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि जो मोटा अनाज होता है वो मोटा अनाज आपका क्या करता है कि कहीं भी आप जो है कि इसको क्या कर सकते हैं, मीन्स ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सूखा प्रतिरोधी होता है। तो सूखा वाले क्षेत्र में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये हो गया। और उसके बाद पानी की कमी वाले क्षेत्र में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ये भी एक पॉइंट उसमें एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ सकते हैं। अगर इसमें आप देखें कि मिट्टी की उर्वरकता की जो बात आती है, तो मिट्टी की उर्वरकता को भी इसमें अच्छा खासा बढ़ाया जा सकता है कि जो फर्टिलिटी रेट ऑफ सॉइल है उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसके यूज से, यानी इसके पैटर्न से अगर हम इसका उत्पादन करते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ सकती है।
और कार्बन फुटप्रिंटिंग की जहां तक बात है, ये कार्बन फुटप्रिंटिंग में भी कमजोर है, मीन्स आप कह सकते हैं कम जो है कि आपका कार्बन उत्सर्जन करने का काम करता है। तो इन दृष्टि से यदि आप देखेंगे ये 4-5 ऐसे पॉइंट है जो एनवायरमेंट की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्थिक कारक के रूप में यदि आप देखेंगे जो आपका इकोनॉमिकल फैक्टर है, उस इकोनॉमिकल फैक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे कि आप 2022 तक क्या करना चाह रहे हैं, किसान की आय को दुगना कर रहे हैं। तो ये दुगना कैसे हो सकता है, जब कभी आप ऐसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें लागत ज्यादा आती है, तो जब जिसमें लागत ज्यादा आएगी उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये मोटा अनाज इस प्रकार का अनाज है कि इसमें आपकी लागत क्या होगी, कम आएगी। तो जहां लागत कम आएगी वहां आप आसानी से इनकम को डबल कर सकते हैं। तो एक आर्थिक फैक्टर के रूप में इसे देख सकते हैं कि इसमें आपका किसान की आय भी ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि जब इसका आप उत्पादन करेंगे तो कॉस्ट जो होगी वो अपने आप से क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। तो जब कॉस्ट रिड्यूस करेगी तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद आपका इनकम लेवल ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमिकली फैक्टर मीन्स इकोनॉमिकल फैक्टर है जो आपका आर्थिक दृष्टि से देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप देखें इसको फूड प्रोसेसिंग से जोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी जो है कि फूड डाइट बढ़ रही है या फिर जो पैटर्न ऑफ फूड बदल रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग है, मोटे अनाज से हम क्या है कि उसको प्रोसेस करके कुछ दूसरी चीजें बना रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे भारत के अंदर बहुत जबरदस्त जो है कि डिमांड में है और उसका एक अच्छा खासा स्कोप इंडिया के अंदर है। तो मोटे अनाज को हम यहां से जोड़ करके, फूड प्रोसेसिंग से जोड़ करके जो आर्थिक स्थिति है किसानों की उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब कभी आप देखेंगे कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती स्टोर करने की किसी भी चीज को, तो हम मार्केट में सप्लाई ज्यादा कर देते हैं और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से उसके जो प्राइस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो मोटा अनाज होता है, इस मोटे अनाज को आप कह सकते हैं कि बड़े आसानी से कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही खूबसूरत स्टोरेज कैपेसिटीज आपको डेवलप करने की जरूरत है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। इसको आप आसानी से, यानी ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बैग में भी इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। सो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ आपका जो आर्थिक स्थिति होगी वो मजबूत कर सकता है यदि आप इसको टाइम टू टाइम जो है कि अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है कि सप्लाई मार्केट में करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है। बाकी ओवरऑल इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, आर्थिक के बाद अगर आप देखें इसका इंपॉर्टेंस, तो आपको ये पता लगेगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कि इसमें अगर आप देखेंगे फाइबर्स ज्यादा होती है, प्रोटीन ज्यादा होती है, विटामिन ज्यादा होती है, प्लस आप कह सकते हैं मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरीके की चीजें आप जो है कि इन मोटे अनाज में ज्यादा पाएंगे। तो अगर आप रोगी को दें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रोगी की डिमांड्स होती है तो रोग के लिए अच्छा माना जाता है, पोषण तत्व ज्यादा होते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे सामने जो अभी एक वर्तमान समय में चैलेंज आया हुआ है हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट क्या था, फूड सिक्योरिटी, हमने उस चीज को हासिल कर लिया। लेकिन वर्तमान समय में आपका जो है कि न्यूट्रिशन की बात आती है, उस सिक्योरिटी की बात आती है, पोषण सुरक्षा की बात आती है। तो मोटे अनाज से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक डाटा के मुताबिक, यानी एक रिपोर्ट आप कह सकते हैं अभी हाल ही में जो रिलीज की गई है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 में आपको पता लगेगा कि महिलाएं जो कुपोषण का शिकार है और बच्चे जो कुपोषण का शिकार है, उसमें आपको पता लगेगा 55%, 54%, 72% ऐसे जो है कि डाटा आपको देखने को मिलेंगे जो एनीमिया से रिलेटेड है। तो ये मोटा अनाज क्या है कि हम आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और उसके बाद उनके जो प्रॉब्लम है, इस तरीके की एनीमिया की प्रॉब्लम है या रोग से संबंधित प्रॉब्लम है या पोषण से संबंधित प्रॉब्लम है, तो हम इस फैक्टर को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ द मिलेट से, यानी जो आपका मोटा अनाज है उसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको जो है कि प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर बता दिया, और उसके बाद हेल्थ फैक्टर बता दिया। ये 3 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब उसके बाद यदि आप देखेंगे भारत का कौन सा एरिया है जहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं डाटा क्या है, तो डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम ज्यादातर अभी डिपेंड थे, हमारा जो खाद्यान्न था यानी गेहूं और चावल पे ज्यादा थे। अगर आप बात करेंगे 2005 के डाटा के मुताबिक, तो हमारे पास जो टोटल
गेहूं से रिलेटेड डाटा है उसमें आपको पता लगेगा कि 90 मीट्रिक टन, फिर उसके बाद जो है कि 70 मीट्रिक टन, इस तरीके से डाटा आता है। लेकिन 2005 में आपको जो ये मोटा अनाज था ये 35 मीट्रिक टन था। लेकिन वर्तमान समय में यदि आप बात करेंगे तो हमारे पास ये मोटे अनाज जो है कि ज्यादा हो गए, और फिर उसके बाद जो है कि इसका डाटा बढ़ करके आपका नियर अबाउट कितना चला गया, 52 मीट्रिक टन चला गया। तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसे दिखा रहा है, ये डाटा जो हमारा है ये दिखा रहा है कि हम लगातार तेजी से इसकी ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है कि जब हम इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगे तो फिर हमारा जो फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट रहा है, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो हमारे सीरियल खाद्यान्न है उसमें कमी आने लगती है। बट आई थिंक दैट कि इसकी भी जरूरत है और उधर भी हमें जो है कि उस चीज को मेंटेन करने की जरूरत है। और भारत का जो जियोग्राफिकल फीचर यदि आप देखेंगे तो नीचे का जो पोर्शन आप पढ़ते हैं, जो पेनिनसुला अपना है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, इन जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, मोटे अनाज को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ एरिया है, यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। गवर्नमेंट जो स्टेट की रही है उनको भी फोकस करने की जरूरत है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी इस पे जो है कि फोकस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप अब तक लिया है। तो कोई बहुत खास स्टेप गवर्नमेंट ने ऐसा लिया नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये जो है कि प्रमोट कर सकते हैं या बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं। नंबर एक तो ये कह सकते हैं कि बाजरा वर्ष मनाया गया था। अब बाजरा वर्ष इसलिए मनाया गया क्योंकि अवेयरनेस के पॉइंट से कि हमें जो है कि इसका प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि एमएसपी की जो खरीदारी होती है स्पेशली आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और यहाँ पे मोटे अनाज को इसलिए जो है कि बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो कि कैपेसिटी नहीं है रखने की। तो एक प्रॉब्लम आती है एफसीआई के सामने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सामने। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इतना आसानी से इस चीज को जो है कि खरीदता नहीं है, लेकिन ये अलाउड करता है स्टेट के लोगों को कि आप क्या कर सकते हैं, इसे जो है कि खरीद करके अपने यहाँ स्टोर रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप रहा है कि एमएसपी, क्योंकि जब कभी हम एमएसपी बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस चीज की एमएसपी ज्यादा होती है उस पे जो है कि ज्यादा किसान फोकस करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा एमएसपी पे भी काम किया है, लेकिन उतने अच्छे ढंग से आप नहीं कह सकते। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 2023 तक जो है कि अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की गई है यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि लोग इस पे ज्यादा जो है कि फोकस कर सके। क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि गवर्नमेंट का अभी वर्तमान समय में क्या फोकस है, पोषण सुरक्षा को लेकर के है कि कितना ज्यादा पोषण हमें जो है कि प्राप्त होगा किसी भी चीज को खाने से। तो इसमें आपको ये पोटेंशियल है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि फाइबर ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है। तो इस बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि उसको जो है कि यहाँ से जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ जो है कि 3 चीजों को जो है कि जोड़ने का काम किया, गेहूं, चावल, मोटा अनाज। तो अभी तो जो मेन चीज आपको देखने को मिलेगी, एक चैलेंजिंग पॉइंट है, अभी हम आगे उसको डिस्कशन करेंगे, बट मैं अभी जस्ट आप जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आपका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिया। तो ये है कि हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से मोटे अनाज को जोड़ा, लेकिन खरीदारी अभी जो हो रही है वो गेहूं और चावल की हो रही है, और लोगों को पीडीएस के माध्यम से जो दिया जा रहा है वो आपका गेहूं और चावल ही दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी हम आगे इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के कुछ स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किया। अब चैलेंज क्या है, मोटे अनाज को लेकर के चैलेंज क्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसान। तो नंबर 1 तो ये है कि आपका जो सीरियल है, यानी आपका जो ये कह सकते हैं कि चावल और गेहूं है प्लस आपका मोटा अनाज, इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। यानी ज्यादातर लोग अभी कहाँ पे डिपेंड हैं, ओनली आप कह सकते हैं फूड ग्रेन पे, आपका खाद्यान्न पे ज्यादा जो है कि डिपेंड है, उनको प्राथमिकता देते हैं। इसकी वजह से एक चैलेंज हमारे सामने आता है कि लोग इस पे जो है कि ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा जो है कि हमारे सामने क्या है, चैलेंज है। और अगर आप यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुआ है वो ज्यादातर आपका कौन से चीज पे हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका ज्यादातर हुआ है जो हमारे इस तरीके के फूड ग्रेन है, मीन्स आप कह सकते हैं गेहूं है, चावल है। हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट किधर आया, या फिर जो है कि ज्यादातर बेनिफिट जो है कि किसको मिला, तो इन्हीं सब सारी चीजों को मिला। मोटे अनाज को लेकर के इस तरीके का सिस्टम अभी जो है कि डेवलप नहीं किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की गई। अच्छे बीज का जो है कि डेवलपमेंट जो करना चाहिए था वो सारी चीजें हमारे सामने नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। प्लस आप ये कह सकते हैं
कि एमएसपी जो आपकी रही है, एमएसपी पे जो खरीदारी होती है, लगभग आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर खरीदारी किसकी होती है, गेहूं और चावल की होती तो हमारी एमएसपी 23 के लिए है, लेकिन सब पे खरीदारी नहीं होती। उसके पीछे का मैंने रीजन आपको बताया है, आपका मैंने एक वीडियो इस पे क्रिएट किया है। यदि आप एमएसपी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अभी जो हमारे पास एमएसपी का कॉन्सेप्ट रहा है वो बस एक तरीके से कह सकते हैं कि गेहूं एंड चावल के लिए ही कह सकते हैं। ज्यादा खरीदारी उसी की होती है, मोटे अनाज की खरीदारी नहीं होती है। अब उसके पीछे का रीजन यही है कि हमारे पास कैपेसिटी उतनी है नहीं, तो खरीद नहीं पाती है। तो ये भी एक चैलेंज है, मैं उस पर जो है कि फोकस करने की जरूरत है, उसे हमें क्या करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। और उसके बाद फूड स्टोरेज पे भी जो है कि काम करने की जरूरत है। जब तक कि हम स्टोरेज नहीं बनाएंगे तब तक एमएसपी की खरीदारी भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक चैलेंज है यहाँ मोटे अनाज को लेकर के। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे एक मानसिक पॉइंट बना हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि एक मानसिकता ये बनी हुई है कि मोटा अनाज गरीबों के लिए है और ये जो आपका फूड ग्रेन है ये अमीरों का खाना है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो है कि मानसिकता समाप्त करने की जरूरत है। जबकि अगर आप देखें तो इसमें मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसमें जो हेल्थ है, हेल्थ की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इसमें फाइबर, विटामिन, प्रोटीन सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलती है, किसकी अपेक्षा, फूड ग्रेन की अपेक्षा। तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका हो सकता है। ये एक मानसिकताएं जो है कि जिस तरीके से हमने डेवलप करके रखी है, एक गरीब का है और एक अमीर का है। तो जो लोग मोटे अनाज का यूज करते हैं उनको हम इस तरीके से समाज में देखते हैं कि यार ये तो बहुत गरीब लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग जो है कि इस चीज को प्रमोट नहीं करते और मार्केट में डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है कि अब भाई कौन जाएगा उसको जो है कि प्रोड्यूस करने के लिए। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसको आप कह सकते हैं, इस चैलेंज कर सकते हैं। जीआई टैग का अभाव है कि हम अलग अलग चीजों के लिए जीआई टैग दे रहे हैं, लेकिन हम बाकी जो भी चीजें इस तरीके की होती है जो मोटे अनाज के रूप में हम जानते हैं, इसमें ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मक्का, ये सारी चीजें आती हैं, तो इसको हमने जीआई टैग नहीं प्रदान किया। और जीआई टैग देने का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसको एक जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन मिलता है, तो उसकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनता है, उसकी डिमांड जनरेट होती है। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, चुनौती है मोटे अनाज के साथ लेकर के। और साथ ही साथ मैंने भी जस्ट आपको बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ हमने इसको जो है कि जोड़ा तो जरूर है, लेकिन खरीदारी उतनी नहीं हो पाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंज हैं मोटे अनाज को लेकर के। तो मैं यहाँ पे आपको समरी इसकी बता दे रहा हूँ, जो मैंने आपका पूरा लेक्चर इधर आपको बताया मोटे अनाज पे हम डिस्कस किए। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 3 फैक्टर बताए कि एनवायरमेंटल फैक्टर है, एक पर्यावरणीय कारक है और एक आर्थिक कारक है जिसको हम इकोनॉमिकल फैक्टर बोल सकते हैं, एक आपका हेल्थ फैक्टर है जिसको हम स्वास्थ्य कारक बोल सकते हैं। इन 3 चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे इसका जो है कि पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ स्कोप है, भारत में किधर इसका हम जो है कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप अब तक लिया है और उसके बाद इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम फेस कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड की अगर बात करेंगे तो इसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हैं कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। तो एनवायरमेंट की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकता है, पानी के कंजप्शन को कम किया जा सकता है और पोषण तत्व को बढ़ाया जा सकता है, पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वे फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इस चीज को हमें जो है कि प्रमोट करने की जरूरत है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए